शाह साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि अभी एक ईरान वाला क्वेश्चन बाकी है, मैं वो भी चाहूँगा कि तीनों मेरे ख्याल में हम कुदरती तौर पे बने ही इत्तेहादी मुल्क के तौर पर हैं और अल्लाह ताला ने वो मौका दिया है कि माहिदा मौका हो गया। अब ईरान से भी ताउन बढ़ाना चाहिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, चाहे उसको माहदे का हिस्सा ना हो, लेकिन इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, कैसे इसको लेकर आगे चलना चाहिए? शुक्रिया नदीम साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बहुत अच्छा इब्तदाइया दिया जिसमें सब अहाता किया तमाम चीज़ों का, और एम्बेसडर मसूद साहब ने भी बहुत अच्छा अहाता किया है, तमाम चीज़ें कवर की हैं। मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो मबसूल कराना चाहता हूँ कि इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि देखिए पाकिस्तान कहाँ वाक़ है, सऊदी अरब कहाँ वाक़ है, तुर्की कहाँ वाक़ है, तो जोग्राफिकल लोकेशंस तीनों की बड़ी डिफरेंट है। फिर तीनों के थ्रेट परसेप्शंस बड़े डिफरेंट है। पाकिस्तान का एक बिल्कुल डिफरेंट थ्रेट परसेप्शन है। इंडिया से हमें ख़तरा रहता है, अब हमें अफ़गानिस्तान से भी ख़तरा है क्योंकि इंडिया वहाँ पे चला गया और उसको यूज़ कर रहा है। सऊदी अरब हूथियों के ख़िलाफ़ बरसर पैकार है, और तुर्की को हमेशा एक कंसर्न रहता है कि सीरिया में क्या हो रहा है, इराक़ में क्या हो रहा है, कुर्द क्या कर रहे हैं, और उनके अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनसे उनको कंसर्न रहता है। तो बड़ा डिफरेंट थ्रेट परसेप्शन है, बड़ी डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है। मैं ये समझता हूँ कि तीनों को जो आप लोगों ने कैपेबिलिटीज़ इनकी बताई हैं, स्ट्रेंथ्स बताई हैं, उन तीनों का यकजा होना, इनकी जोग्राफिकल लोकेशंस का यकजा होना और इनके थ्रेट परसेप्शंस का यकजा होना, अगर इन सब चीज़ों को जमा किया जाए तो मैं समझता हूँ बहुत ही कसीरुल जहती ये मुआहिदा है, जिसमें इसको इससे खाइफ होने की या इससे खौफज़दा होने की या इससे डरने के बजाय इसको एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पे लेना चाहिए बहुत बड़े रीजन में। यानी अब जोग्राफिकली अगर तीनों को देखें तो तीनों बहुत बड़े रीजन को, बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहे हैं। तो वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि हम इनमें से किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ कोई तैयारी कर सकते हैं जारियत की, मेरा ख्याल है अब उनको दुगना तिगनी दफ़ा सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि आप देखिए 2016, 2019, 2025 भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की छोटी सी बात पे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पे। उसको बड़ी आसानी थी ये कैलकुलेट करने में कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करूँगा और दुनिया डिप्लोमेटिकली उसको मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि मेरा स्टेचर ऐसा है। लेकिन अब उसको ये करते हुए मेरे ख्याल है 3 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत नहीं होगी बल्कि तुर्की भी इसको सीरियस लेगा और सऊदी अरब भी इसको सीरियस लेगा। ये बात सही है कि ये इस वक्त एक मुआहिदा है, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए अभी काफ़ी काम करना है, लेकिन जब ये मैनिफेस्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल है ये एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पे आएगा। ईरान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैं 100% इससे इत्तेफाक करूँगा कि ईरान को इसमें दावत देनी चाहिए और ईरान को भी इसमें आना चाहिए। देखिए ईरान का दहाइयों से एक नैरेटिव रहा है और अभी भी वो ये कहता है कि जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स हैं वो ख़ित्ते से चली जाएं और ख़ित्ते के ममालिक ख़ुद इसका इंतज़ाम संभालें। तो ये तो एक बहुत नादिर मौका होगा ईरान के लिए। इस वक्त हालात मुवाफ़िक नहीं है कि आप ईरान को दावत देंगे, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल अमेरिका के साथ उसका एक टसल चल रही है 1 to 1। तो जब हालात नॉर्मल हो जाएं, जब ज़िंदगी मामूल पे आ जाए तो मेरे ख्याल है ईरान को भी इसमें आना चाहिए। इस मुआहदे के ख़िलाफ़ 2 नैरेटिव इस वक्त चल रहे हैं। एक नैरेटिव ये कि ये मुस्लिम नेटो है और दूसरा ये है कि ये सुन्नी इत्तेहाद है। तो मेरे ख्याल है इन दोनों नैरेटिव्स को डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। जो आपने चाइना की तरफ इशारा किया, तो इसमें नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी शामिल करना चाहिए, दावत देनी चाहिए, और अगर ईरान आ जाता है तो वो जो सुन्नी इत्तेहाद वाला नैरेटिव है वो भी डाई डाउन हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस पर बिल्कुल जैसे एम्बेसडर मसूद कह रहे हैं काम करने की ज़रूरत है, इसको सीरियस लेके इसको मटेरियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और फिर जब ये मटेरियलाइज़ हो जाए तो मेरे ख्याल है बहुत सारे ममालिक इसमें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। ईरान अमेरिका जंग से जो एक बड़ा मुस्बत मैं समझता हूँ रद्द अमल है वो ये है कि ख़ित्ते के ममालिक अब अमेरिका या बरतानिया या फ़्रांस इनके बग़ैर भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू हो गए। सऊदी अरब ने एक मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस अलाइंस बनाया, पाकिस्तान के साथ अलाइंस किया, एग्रीमेंट किया, फिर तुर्की उसमें शामिल हो गया, कुवैत ने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस उसको इंडोर्स कर दिया। तो मेरा ख्याल है अब ख़ित्ते के ममालिक ये सोचना शुरू हो गए हैं कि खाली एक मुल्क में इन्वेस्ट करना या 2-3 ममालिक में जो कि इस रीजन का हिस्सा नहीं है उनमें इन्वेस्ट करना हमारे फ़ायदे के नहीं है। तो हमें आपस में कुछ करने की ज़रूरत है, अपनी स्ट्रेंथ्स को जमा कर और एक कलेक्टिव डिटरेंस की तरफ जाना चाहिए। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी रिजर्व में $8 अरब रखवा रखे हैं और मुश्किल वक्त में उसने बहुत हमारी मदद की है। लेकिन इस मुआहदा मक्का के बाद हमारे जो भी लीडर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, कम से कम दोबारा जब बैठें आपस में तुर्की और सऊदी अरब के साथ, तो $2 अरब मज़ीद मांगने के हाथ नहीं फैलाना चाहिए।
एक पक्का तगड़े मंसूबों के साथ जाना चाहिए कि आइए J-10C बनाना है, ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल का प्रोग्राम है। मर का हक में हमारी एयरफोर्स ने कमाल किस्म का वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सिक्योरिटी का एक पूरा मैकेनिज़्म यूज़ किया था साइबर वॉरफेयर का। और जो S-400 का अटैक है, एक मेरे ख्याल में मास्टरफुल किस्म का वो दुनिया को बताने के लिए मिसाल है कि एयरफोर्स हमारी क्या कर सकती है। तो इन मंसूबों को लेकर आगे जाएँ। फैसल साहब, आपसे इसके ऊपर चाहूँगा, ज़्यादा बेहतर राय तो आप ही दे सकते हैं। जहाँ तक ये बात हो रही थी ना कि इसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, या आप जैसे कह रहे हैं कि इसमें प्लानिंग करनी चाहिए, इसको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई जुए शीर लाने के मुतरादिफ नहीं है। आपने जैसे अपने बयानिए में कहा, इब्तिदाइये में कहा कि ये तो एक हमारा तारीख़ी रवाबित हैं, तारीख़ी रिश्ता है जिसका एक कुदरती इर्तिकाई अमल है। तो अगर ये कुदरती इर्तिकाई अमल है तो ज़ाहिर बात है कि इसमें तो फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये हुआ भी एग्रीमेंट इसलिए है कि हम तीनों ममालिक आपस में बहुत क्लोज़ कोलैबोरेशन के साथ चलते हैं हर शोबे में। अगर मैं सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात कर लूँ तो बर्री, बहरी, फ़ज़ाई, ये तीनों अफवाज के बर्री, बहरी, फ़ज़ाई जो बाकी दोनों ममालिक के अफवाज हैं उनके साथ बड़े करीबी रवाबित रहते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेज होती हैं। और अगर सिर्फ मैं नेवी की ही बात कर लूँ तो हर ब्रांच और हर ट्रेड का उनकी हर नेवी की ब्रांच और ट्रेड के साथ सेपरेट कोलैबोरेशन है। यानी अगर बहरी जहाज़ हैं तो उनका अपना है, जो फ़ज़ाई जहाज़ हैं उनका अपना है, हवाई जहाज़ का, मरीन्स का अपना है, स्पेशल सर्विस का अपना है, सब मरीन्स का अपना। तो एक बहुत क्लोज़ कोलैबोरेशन है और हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज, एक दूसरे की थॉट प्रोसेस, एक दूसरे की वर्किंग, एक दूसरे का एनवायरनमेंट क्या है, हम तीनों एक दूसरे को बड़े करीबी तौर पे समझते हैं। उनके लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, हमारे लोग उनके यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, जिससे हमें कल्चर का पता चलता है। तो अगर हम इतने करीब हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें 50% से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए, हमें इसको एक मजबूत स्ट्रैटेजी के तौर पे लेके चलना चाहिए। ये सिर्फ नाम नेहात का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। जितनी हमारी क्लोज़ कोलैबोरेशन है हम एक दूसरे को इग्नोर या अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। मतलब साल में अगर आप मशकों का सिर्फ रिकॉर्ड निकाल लें तो कई मशकें हम सऊदी अरब के साथ करते हैं, कई हम तुर्की के साथ करते हैं, कभी यहाँ हो रही हैं और कभी वहाँ हो रही हैं। तो हम यकीनन इसको एक बहुत मजबूत सॉलिड फाउंडेशन पे इसको कायम करेंगे। दुनिया के लिए, ख़ित्ते के लिए ये एक मिसाल होगी। और मैं इसीलिए समझता हूँ कि जब ये अपने पूरे इर्तिकाई अमल से गुज़र जाएगा और अपने पूरी शक्ल में वाज़े हो जाएगा तो ख़ित्ते के ममालिक के लिए ये ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्शन का बाइस होगा और लोग इसमें जोक आना चाहेंगे। इससे डरेंगे नहीं बल्कि इसको एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर के तौर पे लेंगे।